लास्ट क्लास में हमने सिग्निफिकेंट फिगर एंड राउंडिंग ऑफ किया था। आज हम करेंगे एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन यानी कि एरर का टॉपिक। ठीक है, आज हम करेंगे एरर। अब एरर में दो टर्म आती हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, एक्यूरेसी एंड सेकंड इज प्रिसीजन। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना एक्यूरेट होना, प्रिसाइज होना, तो ये दो टर्म हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। दोनों का मतलब एरर है, बट दोनों में थोड़ा माइनर सा डिफरेंस है और उस डिफरेंस को हम यहाँ पे समझेंगे। पहली चीज एक्यूरेसी, तो एक्यूरेसी की डेफिनेशन लिख लो साथ में। इट रिफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट, इट रिफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू, it refers to the closeness of measurement to that true value of the physical quantity, of the physical quantity। देखो, अगर मैं एरर कह रहा हूं या एक्यूरेसी कह रहा हूं, बात सेम है, दोनों का मतलब एक ही है। एक्यूरेसी क्या कहना चाह रहा है? एक्यूरेसी कहना चाह रहा है कि जो भी वैल्यू आप मेजर कर रहे हो, अगर वो मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितनी क्लोज है, तो उसका अगर आप जो डिफरेंस निकालोगे वो डिफरेंस ही क्या कहलाएगा? एक्यूरेसी। अब यहाँ पे दो टर्म आ गई, मेजरमेंट वैल्यू यानी कि मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, दो टर्म आ गई इसके अंदर। एक टर्म क्या आ गई? मेजर्ड वैल्यू, और दूसरी टर्म आ गई ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो मेजरमेंट वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू में फर्क क्या है? मेजरमेंट और ट्रू वैल्यू में फर्क ये है कि जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, इस मार्कर का मैं लेंथ की अगर बात करूं तो इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, ये गिवन है, तो ये क्या हो गई? ट्रू वैल्यू। ठीक है, 5 सेंटीमीटर क्या होगी? इसकी ट्रू वैल्यू। बट आप देखना चाह रहे हो कि एग्जैक्ट एक्चुअल में ये 5 सेंटीमीटर है कि नहीं, तो आप क्या करते हो? स्केल लेते हो और स्केल से इसकी लेंथ मेजर करते हो। आप जब लेंथ इसकी मेजर करते हो तो उसको हम बोल देंगे मेजर्ड वैल्यू, जो आपने मेजर करी। जैसे आप एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वेशन लेते हो तो क्या करते हो? उनको हम मेजर्ड वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ट्रू वैल्यू होती है जो गिवन वैल्यू होती है, जैसे कि 5 सेंटीमीटर मार्कर की। मेजर वैल्यू जो हम इसे मेजर करेंगे स्केल से, दैट इज मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, अब आपने क्या करा कि जब आप स्केल से मेजर करने लग गए तो आपकी वैल्यू आ रही है 5.01। लेट अज्यूम कि 5.01 सेंटीमीटर इसकी मेजर्ड वैल्यू आ रही है, या फिर 4.99 मेजर्ड वैल्यू आ रही है, एग्जैक्ट 5 नहीं आ रही। तो आप क्या कहोगे कि मेरी जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के 0.01 क्लोज है ना? अगर आप देखो कि इस मार्कर का जो मैंने ट्रू वैल्यू लिखा, तो ट्रू वैल्यू तो इसकी क्या थी? 5 सेंटीमीटर। पर जब मैं मेजर्ड वैल्यू निकाल रहा हूं तो वो क्या आ गई? मेजर्ड वैल्यू क्या आ गई? 4.99। तो आप कहोगे कि मेरी जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के 0.01 क्लोज है ना? अगर 5 सेंटीमीटर का इसका डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा? 0.01 क्लोज है। तो आप बोल दोगे कि एक्यूरेसी कितनी है? 0.01। एरर कितना है? 0.01। वही अगर आप मान लो कि आपका आया 5.01 सेंटीमीटर, तब भी आप डिफरेंस देखोगे तो कितने का आ रहा है? 0.01 का, है ना? 0.01 का। तो आप बोल दोगे कि मेरी जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के 0.01 क्लोज है, यानी कि इतने का उसमें क्लोजनेस है। तो आप बोल दोगे कि एरर कितने का आया? 0.01 का। इसे हम कहते हैं एक्यूरेसी, यानी कि क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। ठीक है, इसका अगर आप फॉर्मूला बनाना चाहो तो आप बना सकते हो मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। और कुछ टीचर्स इसको इस तरीके से भी लिखेंगे, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। कोई भी फॉर्मूला ले लो, बेसिकली आपको डिफरेंस लेना है।
है ना, डिफरेंस आना चाहिए, माइनस माइनस पॉजिटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, डिफरेंस आना चाहिए, यानी क्लोजनेस हम देखते हैं। तो ये है एरर, इसमें किसी को कोई डाउट? सभी को समझ में आया? समझ में आया एक बार यस लिख देंगे कि एक्यूरेसी समझ हाँ में आ सर। गया। आर्यन सक्षम, आर्यन थम्स अप, सक्षम। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं प्रिसीजन की तरफ। प्रिसीजन अगर आप देखोगे तो प्रिसीजन भी एरर को ही शो करता है, बट ये क्या कर शो करता है, एक तरीके का कहेंगे कि लिमिट शो करता है, मतलब कि इसमें फर्क ये है कि ये कोई लिमिट नहीं बता रहा है, ये 0.01 भी हो सकता है, 0.002 भी हो सकता है, 0.3004 भी हो सकता है, बट प्रिसीजन में अगर आपने एक लिमिट लगा दी तो फिर उसी लिमिट तक सारी वैल्यू की मेजर्ड वैल्यू होंगी। लिमिट लगाने का मतलब है कि कितने डेसिमल तक लोगे आप, कहने का मतलब कोई भी मेजर्ड वैल्यू तो कितने डेसिमल तक जाओगे, 0.01 तक डेसिमल तक जाओगे, यानी 2 डेसिमल तक जाओगे, या 0.001 तक जाओगे, या 0.00001 तक जाओगे। ठीक है, इसका मतलब ये लिमिट लगा देना कि अगर आप कोई भी वैल्यू मेजर करोगे तो इतने ही डेसिमल तक मेजर करोगे, यानी यहाँ 4 डेसिमल, यहाँ 5 डेसिमल, तो इतने डेसिमल तक आप मेजर करोगे, यानी लिमिट लगाना। तो जो जितने ज्यादा डेसिमल तक वैल्यू मेजर होगी ट्रू वैल्यू के, वो उतना ही ज्यादा प्रिसाइज होगी। ठीक है, इसका मतलब है कि आप क्लोजनेस की तरफ जा रहे हो, मतलब मोर एक्यूरेट की तरफ जा रहे हो। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा आप वैल्यू ले रहे हो ताकि आपकी जो वैल्यू हो वो एक्चुअल में ट्रू आए, सही आए, आपके जो एरर हो वो कम हो। तो आप जितने डेसिमल तक जाते हो आपके चांसेस ऑफ एरर क्या होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि प्रिसाइज, हम बोलते हैं ना मोर टू बी प्रिसाइज, तो जो भी आप निकालो वो प्रिसाइज होना चाहिए। प्रिसाइज का मतलब क्या है कि एरर ना होनी चाहिए, मतलब वैल्यू आपकी सही आनी चाहिए, यही मतलब होता है ना। तो जब भी हम ज्यादा डेसिमल तक वैल्यू निकालते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम चांसेस ऑफ एरर को कम करते जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि एरर कम हो जाता है, तो उसको हम प्रिसाइज बोल देते हैं, यानी कि 0.01 से ज्यादा 0.0001 प्रिसाइज है, इन दोनों से ज्यादा ये वाला प्रिसाइज है। ठीक है, और इससे ज्यादा सिर्फ ये प्रिसाइज है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, जितनी ज्यादा लिमिट उतना ज्यादा प्रिसाइज। ठीक है, डेफिनेशन लिखो। इट रिफर्स टू द रिजोल्यूशन और द लिमिट, it refers to the resolution or the limit to which the quantity, it refers to the resolution or the limit to which the quantity is measured. ठीक है, समझ में आया? तो ये प्रिसीजन है। अब मैं एक एग्जांपल के बेस पे आपको समझाता हूँ। सपोज 3 students are asked to find the mass of a piece of metal whose mass is known to be 0.520 ग्राम। ठीक है, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, यानी कि एक 3 स्टूडेंट्स हैं और ए बी सी 3 स्टूडेंट्स ले लीजिए। ठीक है, 3 स्टूडेंट्स हैं ए बी एंड सी। एक मेटल है जिसका मास निकालने के लिए इन तीनों को बोला जाता है। ठीक है, और इस मेटल का जो मास है वो माना जाता है,
या हमें पता है कि कितना है 0.520 ग्राम, इतना मास हम मान के चल रहे हैं, ठीक है, कि इसका मास होता है। इसका मतलब ये क्या हो गई, ट्रू वैल्यू हो गई, एक तरीके से क्या हो गई, ट्रू वैल्यू हो गई, ठीक है। अब 3 स्टूडेंट्स हैं, 3 स्टूडेंट्स ने चार चार मेजरमेंट ली हैं ताकि एरर के चांसेस कम आए जब वो एवरेज निकाले, ठीक है। तो कितने निकाली उन्होंने, 4 क्या लिए मेजरमेंट लिए हैं। ए की बात करें तो ए ने जो मेजरमेंट निकाली है वो निकाली है 0.52 ग्राम, 0.51 ग्राम, 0.50 ग्राम एंड लास्ट वन इज 0.51 ग्राम, ठीक है। वहीं पे अगर बी की बात करते हैं तो बी ने निकाला है 0.516 ग्राम, 0.515, 0.514 एंड 0.515 ग्राम, 0.515 ग्राम, ठीक है। ये बी ने वैल्यूज निकाली है। सी जो है स्टूडेंट, उसने वैल्यूज निकाली हैं 0.521 ग्राम, 0.520, 0.5 एंड 0.520। तो ये वैल्यूज निकाली हैं, सभी को दिख रही है वैल्यूज, 0.52, 0.51, 0.50, 0.51, 0.516, 0.515, 0.514, 0.515, 0.521, 0.520, 0.520, 0.520। तो ये सॉरी ये वैल्यूज 3 स्टूडेंट्स ने निकाली है। अब इसमें बताना है कि कौन सी वैल्यूज यानी कौन सा स्टूडेंट, इन तीनों में से कौन सा स्टूडेंट मोर प्रिसाइज है और मोर एक्यूरेट है, ठीक है। तो ए के बारे में बताइए, क्या ये एक्यूरेट है? सर एक्यूरेसी तो है एक्यूरेसी लेकिन नहीं है, और प्रिसाइज नहीं है, प्रिसाइज प्रिसीजन नहीं है, नहीं है, नहीं। नहीं है, ओके। आर्यन सक्षम में से कोई बोल नहीं सकते तो चैट पे लिख दो। सर वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है। हेलो, हाँ सर, सी प्रिसाइज है। सी प्रिसाइज है, ओके। और एक्यूरेट कौन है? हाँ सर, मेरे हिसाब से सबकी एक्यूरेसी सही तो है। सबकी एक्यूरेसी सही है। एक्यूरेसी का मतलब क्या बताया था अभी मैंने? एक्यूरेसी का मतलब बताया था क्लोजनेस ऑफ वैल्यू। क्लोजनेस ऑफ वैल्यू का मतलब है कि 0.520 के कौन जितना क्लोज होगा वो चीज। अब ए की अगर बात करें तो नो एक्यूरेसी एंड नो प्रिसीजन यानी नो प्रिसाइज, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू देखोगे तो 0.520 से बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर एवरेज भी निकालते हैं और डिफरेंस निकालना है तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो इसलिए ये एक्यूरेट नहीं है। दूसरा प्रिसाइज भी नहीं है क्योंकि ये जो वैल्यू है ट्रू वैल्यू वो 3 डेसिमल तक है, जबकि ए की वैल्यू सिर्फ 2 डेसिमल तक निकाली गई है, तो इसलिए। और दूसरा देखोगे वेरिएशन भी ज्यादा है सभी वैल्यूज में, तो इसलिए प्रिसाइज भी नहीं है। बी की बात करें तो बी की वैल्यू में अगर आप देखोगे तो सभी वैल्यूज में ज्यादा वेरिएशन नहीं है, 0.001 का ही वेरिएशन, 0.001 का ही वेरिएशन है। दूसरी बात देखोगे कितनी 3 डेसिमल तक निकाला है, इसने भी 3 डेसिमल तक निकाला है, तो इसका मतलब प्रिसाइज तो है, ठीक है। बट
इसमें और इसमें डिफरेंस 0.0005 का है, 0.006, 0.05, 0.4, तो मतलब डिफरेंस ज्यादा है, तो एक्यूरेट नहीं है, नो एक्यूरेट। ठीक है। थर्ड की बात करें तो 3 डेसिमल तक निकाला है, 3 डेसिमल तक निकाला है, वेरिएशन भी ज्यादा नहीं है, वेरिएशन भी ज्यादा नहीं है, तो प्रिसाइज तो है। दूसरा एक्यूरेसी भी है, क्योंकि 0.520, 0.520, 0.520, 0.520 कोई डिफरेंस ही नहीं है, 0.521, 0.1 का डिफरेंस है, 0.001 का डिफरेंस है, इसका मतलब क्लोजनेस इसकी बहुत ज्यादा है, तो जो सबसे ज्यादा क्लोज होगा वो एक्यूरेट होगा। तो इसका मतलब जो थर्ड है वो थर्ड क्या हो गया, मोर एक्यूरेट और मोर प्रिसाइज हो गया, जबकि बी जो है वो प्रिसाइज तो है बट एक्यूरेट नहीं है, एंड ए ना एक्यूरेट है ना प्रिसाइज है। इससे हमें ये पता चलता है सर कि प्रिसाइज एक बार और समझा दो। प्रिसीजन का मतलब है डेसिमल, देखो देखा करो आप कि कितना ज्यादा, आप देखो ये 3 डेसिमल तक वैल्यू ली गई है, अब जब तक कोई भी इंसान इसकी 3 डेसिमल तक वैल्यू नहीं लिखेगा, यानी उसकी मैक्सिमम लिमिट तक वैल्यू नहीं लिखेगा, अगर मान लो मेरे को वैल्यू निकालनी है 5.520, तब मेरा आंसर सही माना जाएगा, बट अगर मैं निकाल दूं 0.52, तो क्या मेरा आंसर सही माना जाएगा? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि उस वो बोल रहा है कि तुम 3 डेसिमल तक निकालोगे तो वही तुम्हारा आंसर सही है मतलब प्रिसाइज है। अगर आप 0.52 निकालोगे इसका मतलब आप एक डेसिमल कम ले रहे हो। ठीक है, मतलब उसमें उसने जितनी लिमिट बोली है उतनी लिमिट पे जा ही नहीं रहे हो, तो वो प्रिसीजन फिर कम हो गया। मतलब कहने का मतलब है कि आप जितना ज्यादा डेसिमल तक वैल्यू लोगे उतना ज्यादा वैल्यू प्रिसाइज होती है। समझ में आया? हाँ सर। तो वही यहाँ पे है। दूसरी बात ये कि ये जरूरी नहीं है कि कोई वैल्यू अगर प्रिसाइज है तो वो एक्यूरेट भी होगा। एक्यूरेसी और प्रिसीजन दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी की अलग अलग हो सकती है, मतलब एक वैल्यू एक्यूरेट है पर प्रिसाइज होना ये कंपलसरी नहीं है, और अगर एक फिजिकल वैल्यू वॉइस क्लियर अगर नहीं आ रही है। प्रिसाइज है तो एक्यूरेट होना कंपलसरी नहीं है। क्या बोल रहा है अनुपम? इसमें प्रॉब्लम आ रही है, वॉइस क्लियर आ रही है। नेट इशू आ रहा होगा आपका। मैं कह रहा हूँ, दोबारा बोल देता हूँ कि मैं कह रहा था कि अगर एक दो फिजिकल वैल्यू है तो ये जरूरी नहीं है कि अगर एक प्रिसाइज है तो वो एक्यूरेट हो, और अगर कोई एक्यूरेट है तो प्रिसाइज हो, ये कंपलसरी नहीं होता। ये दो अलग अलग हो सकते हैं किसी भी वैल्यू के लिए, जैसे आपने यहाँ पे देखा है, मैं ये बोल रहा था। ठीक है। हम्म। ठीक है, तो ये था एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। इसको अगर आप क्या कहते हैं, आप लिखना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी करना है ले लीजिए, देन मैं आगे बढ़ता हूँ। बड़े आगे, तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन आपने पढ़ लिया। नाउ एरर इन मेजरमेंट टॉपिक हमारा। सर चैप्टर आज ही खत्म हो जाएगा? नहीं आज नहीं होगा, अभी तो बहुत है इसमें, एक एरर में ही काफी कुछ है। अब आप लिखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर। सर धीरे धीरे बोलना, आज नेट में इशू आ। हम्म डिफरेंट टाइप ऑफ एरर, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कांस्टेंट एरर।
ठीक है, कांस्टेंट एरर, इसकी डेफिनेशन लिख लें, द एरर्स which affect the errors which affect each observation by the same amount, the errors which affect each observation by the same amount are called constant errors. ठीक है, ये एरर होता है कि यानी कि कांस्टेंट एरर है, यानी कि आप जितने भी ऑब्जर्वेशन लोगे, मेजरमेंट लोगे, तो उन सभी की वैल्यूज क्या आ जाए, उनमें जो एरर आता है वो सेम ही आता है, सेम ही अफेक्ट करता है। तो इस वजह से उसको हम क्या बोल देते हैं, कांस्टेंट एरर, मतलब एरर चेंज ही नहीं हो रहा है। अब जितनी बार ऑब्जर्वेशन ले रहे हो एरर उतना ही आ रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, उसको हमने नाम दे दिया कांस्टेंट एरर। अब इसको हम कांस्टेंट एरर क्यों कह रहे हैं, कांस्टेंट एरर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बेसिकली होता है इंस्ट्रूमेंट में खराबी की वजह से। अगर मान लो कि जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हो एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, अगर उसमें कोई भी दिक्कत होगी, तो आप जब ऑब्जर्वेशन लोगे तो वो दिक्कत तो बार बार करेगा, तो वो एरर तो बार बार देगा, और उतना ही देगा जितना हर ऑब्जर्वेशन में है। तो इस ये चीज चेंज तो होगी नहीं। या तो आप इसे चेंज कर सके, इंस्ट्रूमेंट को आप सही करो, या फिर आप कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट यूज करो, तब जाके ये एरर ठीक होगा। तो इसलिए हम इसको कांस्टेंट एरर दे देते हैं, और ये किसकी वजह से होता है, इंस्ट्रूमेंट में दिक्कत की वजह से। ठीक है, लिख लो, सच एरर्स आर ड्यू टू द फॉल्टी कैलिब्रेशन ऑफ द स्केल ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। Such errors are due to the faulty calibration. Such errors are due to the faulty calibration of the scale of the measuring instrument. Of the measuring instrument. Of the measuring instrument. Clear? सेकेंड लिखेंगे सिस्टमैटिक एरर। Systematic error. The errors which tend to occur in one direction systematic errors, the errors which tends to occur in one direction, either positive or negative, either positive or negative, are called systematic error. The errors which tend to occur in one direction, either positive or negative, are called systematic error. ठीक है, सिस्टमैटिक एरर क्या है, बेसिकली इसकी डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है, चाहे ये नेगेटिव में दे या पॉजिटिव में दे। नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब है कि मान लीजिए पहले जो एरर आ रहा था वो पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी, यानी कि आपकी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से ज्यादा आ रही थी। ठीक है, बट फिर आप फिर कुछ ही देर में वो एरर को नेगेटिव दे रहा है। नेगेटिव मतलब आपका जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से कम हो जा रही है। तो कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, और कम हो जाती है इसके वैल्यू। क्या अनुपमा? अनुपमा आपने बोला कुछ? हाँ सर, आपकी हाँ, वॉइस पहले आ रही है, उसके बाद वीडियो चल रहा है। कोई बात नहीं, वीडियो में कोई दिक्कत नहीं, आवाज आ रही है ना? सर आवाज आ रही है ना? नेट इश्यू होता है हाँ, बच्चे, नेट आवाज ही आ रही इश्यू। है, वीडियो प्रॉब्लम आ रही है।
हाँ वो कोई बात नहीं, जब लिखते समय सेम ही है, थोड़ा मैनेज करो, क्योंकि नेट में इशू होता है ना, तो ये होता रहता है। नेट एकदम से स्पीड होती है, वेरिएशन आती है ना नेट की स्पीड में, तो दिक्कत आती है। तो इसको थोड़ा आवाज, मेन आवाज से समझो, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं हट जाता हूँ, फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं कह रहा था, हाँ क्या कह रहा था, सिस्टमेटिक एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यानी कि पॉजिटिव वैल्यू हो जाती है, यानी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से ज्यादा हो जाती है, या मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से कम हो जाती है। तो ऐसे में जो एरर है आपका वो क्या हो जाता है, नेगेटिव या पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से सिस्टमेटिक एरर होता है। अब सिस्टमेटिक एरर होने के कई रीजन होते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला रीजन आप लिख सकते हो, मतलब कई रीजन कह लो या कई तरीके के हैं, ये भी टाइप है, इसमें भी टाइप है सिस्टमेटिक एरर में, ठीक है। तो सिस्टमेटिक एरर में पहला जो टाइप आता है वो आता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब दो दीज एरर्स occur ड्यू टू द इनबिल्ट डिफेक्ट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हो उसमें कुछ डिफेक्ट है इंस्ट्रूमेंट में, जब वो इंस्ट्रूमेंट बन रहा था उसी में डिफेक्ट आ गया, तो वो डिफेक्ट आने की वजह से उसमें क्या आ गया, एरर आ गया। तो आप जब भी मेजर कर रहे हो तो वैल्यू क्या आ रही है, मेजर वैल्यू में क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर, यानी कि इंस्ट्रूमेंट में कोई डिफेक्ट होने की वजह से। साथ में आप लिख सकते हो these errors occurs due to inbuilt defect of inbuilt defect of the measuring instrument. These errors occur due to the inbuilt defect of measuring instrument. ठीक है। सेकंड हो सकता है imperfection। imperfection यानी कि जो एक्सपेरिमेंट टेक्निक्स हैं, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसको नॉलेज नहीं हो तो भी ये हो सकता है। जैसे कि दीज एरर्स आर ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। यानी कि अगर कोई नॉलेज नहीं है कि एक्सपेरिमेंट कैसे करना है और एक्सपेरिमेंट करने बैठ जाए, तो आप क्या करोगे, गलतियां करोगे। गलतियां करोगे तो आपके ऑब्जर्वेशन में क्या आएगा, एरर आएगा। तो ये चीज का बात आप ध्यान रखना है। तो इम्परफेक्शन में लिख लीजिए दीज एरर are due to the limitations of these errors are due to the limitations of the experimental arrangement. These errors are due to the limitation of experimental arrangement. ठीक है। थर्ड, पर्सनल एरर। थर्ड, पर्सनल एरर। These errors arise due to individual biases, lack of proper setting of apparatus और individual carelessness। मतलब कि जो क्या कहते हैं, मतलब जो हमने कुछ एक्सपेरिमेंट कर गलत रहा है। गलत कर दिया तो क्या हुआ, हम अगर कुछ एक्सपेरिमेंट करते हुए गलती करते हैं तो हाँ तो मतलब आप कुछ केयरलेसनेस कर रहे हो, apparatus को सही से अरेंज नहीं किया है, तो ये सब प्रॉब्लम्स को हम क्या कह देते हैं, पर्सनल एरर में डाल देते हैं। तो पर्सनल एरर में लिख सकते हैं आप लोग these errors arise due to individual bias. These errors arise due to individual's bias, comma, lack of proper setting, lack of proper setting of apparatus, lack of proper setting of apparatus or individual's carelessness or individual's carelessness in taking observations, in taking observations.
ठीक है, तो ये कुछ आ सकती हैं। देन आप लिख लो नेक्स्ट थर्ड टाइप आप लिखेंगे रैंडम। इसमें एक्सटर्नल कॉज के बेसिस पे भी आ सकता है, तो बेसिकली कॉज ही है, इसको छोड़ दो, इतना ज्यादा नहीं होगा। थर्ड आप लिख लीजिए रैंडम एरर। रैंडम एरर नाम से ही पता चल रहा है रैंडम, मतलब कि रैंडमली आ रहा है, हमें रीजन नहीं पता चलता कि क्यों आ रहा है, इरेगुलर है, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, आ भी रहा है तो क्यों आ रहा है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन सर नहीं ये पता। सिस्टमैटिक एरर का पार्ट नहीं है ना? नहीं, ये सिस्टमेटिक एरर का पार्ट नहीं है, अलग से पार्ट है, थर्ड पार्ट है। फर्स्ट कांस्टेंट एरर, सेकंड सिस्टमेटिक एरर एंड थर्ड इज रैंडम एरर। The errors which occurs irregular, the error which occurs irregular, the error which occur irregularly and at random in magnitude and direction. Magnitude and direction are called random error. ठीक है, तो ये हो गया रैंडम एरर। नेक्स्ट है फोर्थ लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर, ठीक है, लीस्ट काउंट एरर। अच्छा, इसमें कौन कौन बच्चे नहीं आ रहे हैं क्लास में, आप लोग बताएंगे? एक स्टार्टिंग में एक बच्ची आई थी, क्या नाम था? ईवा नाम था, क्या नाम था उसका? हेलो, अनुपमा, आवाज नहीं आ रही? सर आ रही है। तो आपको नहीं पता कौन से बच्चे नहीं आ रहे? सर पता ना, सर टोटल हम 12 बच्चे हैं, 3 हम्म, आज आए हैं, बाकी नहीं आए। ओके, चलिए मैं दोबारा से क्लास बना रहा हूँ, ये खत्म ही होने वाली है, तो दोबारा से ज्वाइन करिए आप तीनों। ठीक है। हम्म। ओके। भूल गया, मेरे को ध्यान नहीं रहा, एक बार और बोल देता हूँ। लीस्ट काउंट एरर, दिस एरर इज ड्यू टू द लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय, फोर्थ एरर जो था लीस्ट काउंट एरर, दिस एरर इज ड्यू टू द लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यानी कि किसी भी मेजरिंग स्केल में एक स्मॉलेस्ट डिवीजन होता है, उस स्मॉलेस्ट डिवीजन को हम क्या कहते हैं? लीस्ट काउंट एरर कहते हैं। जैसे कि मीटर स्केल अगर हम देखें, तो मीटर स्केल में जो लोवेस्ट स्मॉलेस्ट डिवीजन होता है वो कितना होता है? 1 मिलीमीटर होता है, तो इसको हम लीस्ट काउंट कह देंगे। ठीक है, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर मतलब कितना हो गया? 0.001 मीटर। ठीक है, ये लीस्ट काउंट हो गया। इस तरीके से होता है हर्ट स्केल में। आप अगर जैसे अभी स्कूल खुलेंगे आपके, तो प्रैक्टिकल होंगे, तो आप प्रैक्टिकल में देखेंगे सबसे पहले एक्सपेरिमेंट वर्नियर कैलिपर का होगा, फिर स्क्रू गोज का होगा, तो इसमें आप लीस्ट काउंट एरर को समझेंगे प्रैक्टिकल बुक में। ठीक है, समझ गए? यस सर। तो ये थे टाइप्स ऑफ एरर बेसिकली।
और टाइप्स ऑफ एरर में ये टाइप हुए हैं मीनिंग के बेस पे कि क्या रीजन है, ऑब्जर्वेशन लेते हुए क्या क्या दिक्कतें आती हैं, उनके बेस पे ये डिवीजन है। तो इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया गया है। अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू या फिजिकल क्वांटिटी को देखें कि हम चाहते हैं कोई फिजिकल क्वांटिटी को आप एक्सप्रेस करो एरर के फॉर्म में, तब जो टाइप ऑफ एरर है वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, बहुत टीचर आपको बोलेंगे टाइप ऑफ एरर दैट इज एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। नो, दैट्स आर द टाइप्स ऑफ एरर इन विच फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड। यानी कि आप फिजिकल क्वांटिटी को किसी एरर में एक्सप्रेस करना चाहते हो, तब आप इन तीन टाइप ऑफ एरर्स का यूज करते हो, दैट इज एब्सोल्यूट एरर, percentage error and relative error. But when we are asking about the types of error, then there are different types of error. That means constant error, systematic error, random error, least count error. ठीक है, तो ये मीनिंग के बेस पे, यानी कि मतलब आप समझ लीजिए कि जो रीजन होते हैं, कॉज होते हैं, उनके बेस पे ये एरर है। और जो दूसरा अब मैं लिखवाऊंगा वो होगा कि आप फिजिकल क्वांटिटी को एरर के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो कौन से टाइप के होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्वेश्चन लिख लो, फिर उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन ये लिख लो, हाउ मेनी वेज वी कैन एक्सप्रेस in how many ways we can express a physical quantity in error, a physical quantity in error. In how many ways we can express a physical quantity in error. ठीक है, तो वो हो गया। तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, उसमें होगा पहला, आंसर में लिखिए, आंसर में लिखिए, देयर आर थ्री वेज, देयर आर थ्री वेज, there are three ways. First, absolute error. First, absolute error. Second, relative error. And third is percentage error. There are three ways. First, absolute error. Second one is relative error. And third one is percentage error. ठीक है, ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर लिखेंगे। एब्सोल्यूट एरर, the difference between true value difference between true value and measured value, the difference of true value and measured value. ट्रू वैल्यू को हम मीन वैल्यू भी बोलते हैं, ध्यान रखना। अगर आप मीन वैल्यू भी निकालोगे तो भी वो ट्रू वैल्यू कहलाएगा। ट्रू वैल्यू कह लो या मीन वैल्यू कह लो, उसमें से मेजर्ड वैल्यू माइनस करोगे तो आपका एब्सोल्यूट एरर मिलेगा। ठीक है, ट्रू वैल्यू में से, मीन वैल्यू में से या ट्रू वैल्यू में से आप मेजर्ड वैल्यू को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एब्सोल्यूट एरर मिलेगा। ठीक है, द डिफरेंस of true value and measured value is known as absolute error. Okay, next, relative error, the ratio of second लिखिए, the ratio of absolute error, the ratio of absolute error the ratio of absolute error to the
ट्रू वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू, यानी कि एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू का अगर आप रेशियो निकाल दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ट्रू वैल्यू आ जाएगा, रिलेटिव एरर आ जाएगा। ठीक है। थर्ड जो था परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर क्या है, दैट इज रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100, relative error multiplied by 100 is known as percentage error, relative error multiplied by 100 is known as percentage error। ओके, समझ गए यहाँ तक? कोई डाउट दोनों को किसी में, किसी पॉइंट पे? नो सर। समझ में आ गया? ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम सीखते हैं कि अगर मान लो कि आपको कुछ ऑब्जर्वेशन दे रखी हैं तो उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कैसे एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं, उसको हम सीखेंगे अभी। समझ में आ गया है तो मैं कराता हूं, और एक स्टेटमेंट लिख लेंगे इसके बाद। लेट वी हैव ऑब्जर्वेशंस, लेट वी हैव ऑब्जर्वेशंस let we have observation A1, A2, A3, 5 ऑब्जर्वेशन लिख लीजिए। we have 5 observations A3, A4 and A5। ये 5 ऑब्जर्वेशन आपको हमें पता है, कुछ भी हो सकती हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दिया होगा हमें। तो हमें एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर निकालना है। तो पहले हम एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए पहले हम क्या निकालेंगे, ट्रू वैल्यू। ठीक है, क्या निकालेंगे, ट्रू वैल्यू या फिर मीन वैल्यू। जो मीन वैल्यू होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रू वैल्यू। डिनोट किससे करेंगे, ए एम से। ठीक है, डिनोट किससे करेंगे, ए एम से, क्योंकि इन सभी का क्या है, मीन है। तो मीन है तो क्या कर दोगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 अपॉन में 5। तो ये क्या आ गया, मीन आ गया। ठीक है, अब ट्रू वैल्यू मिल गई है, ट्रू वैल्यू मिल गई है तो अब हम क्या करेंगे, ईच ऑब्जर्वेशन का एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे और फिर उसका मीन निकाल देंगे, क्योंकि हमें एब्सोल्यूट एरर तो एक ही होगा ना, इन सभी ऑब्जर्वेशन का एक ही एरर होगा, तो उसको हम एवरेज लेके चलते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जिसको हम डेल्टा A1 से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, डेल्टा A1 से। तो एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन डेल्टा A1 निकलेगा कैसे, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, यानी कि आप क्या कर दोगे, आप क्या कर दोगे, AM में से A1 को माइनस कर दोगे। ठीक है, इसी तरीके से एब्सोल्यूट एरर इन सेकेंड ऑब्जर्वेशन, तो इसको क्या लिखोगे, डेल्टा A2, इसको क्या कर दोगे, ट्रू वैल्यू में से A2 माइनस कर देंगे। इसी तरीके से एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड ऑब्जर्वेशन, यानी कि डेल्टा A2, डेल्टा A2 मतलब मीन वैल्यू में से A3 माइनस कर देंगे। इसी तरीके से फोर्थ ऑब्जर्वेशन में डेल्टा A4 क्या आ जाएगा, AM माइनस A4। ठीक है, उसी तरीके से डेल्टा A5 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो क्या निकल जाएगा, AM माइनस A4। तो ये सभी आपने डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4, डेल्टा A5 निकाला क्या, एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन, एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन। बट हमें एक चाहिए तो हम क्या निकाल देंगे, मीन निकाल देंगे, ये सेम रहेगा। फिर हम निकालेंगे मीन
एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालोगे, इसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा ए एम से। ए एम आ गया ट्रू वैल्यू और मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया सबका एवरेज, सभी एब्सोल्यूट एरर का एवरेज। तो एवरेज इसका मतलब क्या होगा, सभी को प्लस करो और डिवाइड बाय 5 कर दो। बट ये जो डेल्टा जो आप निकालोगे ना, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ सकते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव, मैंने बोला था कि पॉजिटिव नेगेटिव से कुछ लेना देना है नहीं, तो आप क्या लोगे, इनका मोड लोगे। यानी डेल्टा ए वन का मोड, मतलब कि अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, बट अगर नेगेटिव है तो वो भी पॉजिटिव ही लेना है। मोड डेल्टा ए टू, मोड डेल्टा ए थ्री, मोड डेल्टा ए फोर प्लस मोड डेल्टा ए फाइव और डिवाइड बाय 5। तो ये क्या आ गया आपका मीन एब्सोल्यूट एरर, और ये क्या आ गया एब्सोल्यूट ट्रू वैल्यू। तो एब्सोल्यूट एरर तो आपका आ गया, मतलब आपको एब्सोल्यूट एरर निकालना था, तो एब्सोल्यूट एरर आ गया। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है, अगर फिजिकल क्वांटिटी को लिखोगे, लिखने का एक तरीका, फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने का तरीका, तो वो आप तरीका एक्सप्रेस करोगे ट्रू वैल्यू प्लस माइनस मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। तो ट्रू वैल्यू क्या है, ए एम प्लस माइनस डेल्टा ए एम। ठीक है, अब यहाँ पे ये सिंबल यूज किया गया है ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव। अब ए की जगह पे कुछ भी हो सकता है, 5.24 5.34 5.26 5.28 5 मतलब कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। तो मतलब इनको इसी तरीके से अगर कांस्टेंट वैल्यू होगा तो बस आपको ये जो सिंबल्स है, सिंबल्स की जगह वैल्यू पुट कर देना है, और करने का तरीका यही होगा। लास्ट में आंसर वही आएगा, ए एम की जगह इसकी जगह पे जो एवरेज निकालोगे वो आएगा, और डेल्टा ए एम की जगह पे आएगा, डेल्टा ए एम की जगह पे आएगा जो यहाँ पे आप इन सभी का एवरेज निकालोगे। ठीक है, ये तो आ गया एब्सोल्यूट एरर। क्या आ गया ये एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, ये क्या आ गया एब्सोल्यूट एरर। इसी के साथ देखो, अब हम सेकंड क्या निकालेंगे, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर जब आप निकालते हो, तो रिलेटिव एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर होता है रेशो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। तो एब्सोल्यूट एरर क्या निकाला आपने, डेल्टा ए एम। तो रिलेटिव एरर यानी क्या आया, रिलेटिव एरर आया डेल्टा ए एम, अपॉन में ट्रू वैल्यू क्या थी ए एम, तो ट्रू वैल्यू क्या आ गई ए एम। ठीक है, थर्ड देखिए, थर्ड देखिए, थर्ड आपको क्या निकालना था, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर इनटू में 100। तो रिलेटिव एरर क्या निकाला आपने, डेल्टा ए एम अपॉन में ए एम इंटू में 100। तो ये परसेंटेज एरर आ गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। समझ में आया? बता दो ये डेल्टा क्या होता है। डेल्टा मतलब चेंज, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। ये ट्राइंगल जो होता है इसका मतलब होता है चेंज, मतलब आप डिफरेंस निकाल रहे हो ना, ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू को माइनस करके आप डिफरेंस निकाल रहे हो। तो जब भी हम डिफरेंस निकालते हैं तो उसको हम डेल्टा से दिखाते हैं, यानी कि चेंज निकाला आप। ओके सर। तो ये तरीका है निकालने का। ठीक है, तो इस तरीके से करना है, तो ये मेथड यूज करना है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में देता हूँ, आप उसको प्रॉपर इसी मेथड में सॉल्व करेंगे, एंड फिर और सॉल्व करके आप उसको गूगल क्लासरूम में अपलोड कर देंगे। और आज ही के आज या कल कल में कर देना, एकदम क्लास से पहले अपलोड करते हो। ठीक है सर। तो होमवर्क में क्वेश्चन है, लिख लो, द लेंथ ऑफ ए रॉड as measured in the length of a rod as measured in an experiment
was found to be 2.48 meter, 2.48 meter, सर कितना मेजरमेंट है? 2.48 meter, comma 2.46 meter, comma 2.49 meter, comma 2.50 meter, comma 2.48 meter, 2.48 meter। तो ये ऑब्जर्वेशंस हैं। फाइंड द मीन एब्सोल्यूट एरर, फाइंड द मीन एब्सोल्यूट एरर, relative error and percentage error। find the mean absolute error, relative error and percentage error। ये होमवर्क है आपका, इसको आप सॉल्व करके अपलोड कर देंगे, देन आई विल चेक कि आपने सही करा है या गलत। सर हम हर बार 5-5 मेजरमेंट क्यों ले रहे हैं? ऐसी सर तो 5 की ऐसे जगह ही? 4 भी हो सकता है, 3 भी हो ओके। सकता है। अच्छा सर, मेरे को ना और कन्वर्जन में हमेशा प्रॉब्लम रहती है। कौन सी कन्वर्जन? ऐसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे उसमें इधर से उधर जाने में बचपन की प्रॉब्लम है। उसके लिए वो जो क्वेश्चन कराया था एक डायमेंशन का यूज करके, उससे भी प्रॉब्लम हो रही है। सर आवाज नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि जो डायमेंशन का यूज किया था, जो हमने एप्लीकेशन पढ़ा था, उसमें एक फॉर्मूला बन के हमने एक से दूसरी तरफ सॉल्व किया था, उससे भी नहीं हो रहा। नहीं सर, दिक्कत तो आ रही है ना मेरे को। कहाँ, कौन सा क्वेश्चन बताओ, फिर मैं बताता हूँ। आप दिखाइए क्वेश्चन, मैं सॉल्व करके बताता हूँ, जैसे कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही हो। सर जो आपने होमवर्क में दिया था वो हम्म उसी पेंडला? हम्म उसी में ही। नहीं सर, ये वाला नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाला। अच्छा, तो 3 मीटर वाले में तो बस वही फॉर्मूला अब अप्लाई इसको कर दो। देखो, आर और सर किया तो वैसे ही है, लेकिन इसको चेंज भी तो करना पड़ेगा ना आर में। हाँ तो आर में देखो ना, आवर में कितना होता है, ये 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, सेकंड्स में कन्वर्ट करना है ना। देखो 1 आवर जो होता है, उस 1 आवर में कितने घंटे होते हैं, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, ठीक है। और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं, 60। है ना। तो 60 इंटू 60 कितना हो गया, 3600 सेकंड हो गया। 1 आवर में 3600 सर सेकंड तो 3600 वो तो। हाँ, बस फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो। आप समझे नहीं, अभी और हम फिजिक्स पढ़ेंगे ना तो देखना दिक्कत आएगी मेरे को। हाँ तो साइंस जहाँ में मेरे को दिक्कत फिजिक्स आएगी में बहुत वहां हम प्रॉब्लम खड़े रहती हैं है। ना बेटा, जहाँ दिक्कत आएगी वहां हम सर खड़े हैं, आप बता बेसिक्स, देना, हम वहां पे सॉल्व करा देंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा। सर देखो, बेसिक्स में प्रॉब्लम आएगी। देखो क्या होता है कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो बहुत जगह प्रॉब्लम आएगी, तो जब आपको प्रॉब्लम आएगी तो हम इसीलिए तो हैं, तो हम बताएंगे कि उसको कैसे करना है, फिर आप आगे के लिए ध्यान रखोगे, हाँ ऐसे करना है। आप मैथ में कोई प्रॉब्लम सर लेकिन करते हो अगर कहीं छोटी क्लासेस का पूछूंगी तो आप गुस्सा नहीं करोगे? मैं नहीं करता गुस्सा, मेरे को तो सेकंड क्लास का बच्चा पूछ लेता है तो भी मैं बता देता हूँ। आपको पता है, मैं जब 12th क्लास के बच्चों को पढ़ाता हूँ ना, वो 11th की चीजें भूल जाते हैं, और जब 11th की चीजें होते हैं तो मेरे को दोबारा से वो चीज बतानी पड़ती है, हाँ ये तो मैं वो दोबारा उनको बताता हूँ, फिर वापस 12th में लेके आता हूँ। ऐसा होता है, मेरा तो काम है बताना आपका। चलो देखेंगे पूरे साल आप गुस्सा करोगे कि नहीं करोगे। मैं देख लो, अभी तक गुस्सा किया मैंने? एक चीज पे नहीं गुस्सा अभी तक करूंगा तो मैं, नहीं। टेस्ट में मार्क्स होमवर्क। कम आएंगे। ओके। दूसरा, होमवर्क नहीं करोगे टाइम पे तो ही गुस्सा दिखूंगा आपको, और वैसे नहीं दिखूंगा आपको गुस्सा। तो आप फिर जितने आज रिमांड ले लो। डाउट जितने लेने हैं लो, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट के लिए कभी भी मैं गुस्सा नहीं होता। मेरा काम है आपका डाउट क्लियर करना,
उसके लिए मैं कभी भी गुस्सा नहीं करूंगा। गुस्सा मैं तभी करूंगा जब आप टेस्ट में कम मार्क्स लेके आओगे, आप होमवर्क टाइम पे नहीं करोगे, तभी गुस्सा करूंगा, अदरवाइज कभी गुस्सा नहीं है। आप व्हाट्सएप पे बच्चे 12th के बच्चे मेरे को व्हाट्सएप पे 12 बजे मैसेज करके पूछते हैं सर ये क्वेश्चन कैसे होगा, ऐसे भी ऐसे करते हैं। तो मैं सॉल्व करके भेजता हूँ। अब उनको ये तो ना कि ये कोई टाइम है तो भेजने का, ऐसा नहीं है, मैं ऐसी चीजों पे गुस्सा नहीं करता। चलो ठीक है फिर तो। हाँ, जहाँ आपको प्रॉब्लम आएगी वहां पे हम खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। हम्म। हम्म। चलिए, आज की क्लास में समझ में आया? तो आज की होमवर्क यस सर। आपको पता चल गया ना, उसको हम्म। आप करके अपलोड कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय। बाय बाय।